सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, सबसे बड़े जो अपने लाइफ में गुरु हैं वो अपने माता पिता हैं। कौन है? माता पिता। उनसे बड़ा गुरु कोई है नहीं। वो लंबे समय तक किसके हिस्से में रहती है? ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये जिंदगी का एक ऐसा दर्द है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता जब तक मैं घर ना पहुंचूं। मेरी मां सजदे में रहती है। दोस्तों, सपोज करो जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ, सोचो, हो सकता है कि आप पहले ये बात अपने दोस्त को बताओ क्योंकि अपने पास उस समय वही होंगे। आप घर गए, सोचो अपनी जो माता है वो चूल्हे की आग में खाना बना रही होगी और जाकर कहोगे माँ मेरा सिलेक्शन हो गया। उस समय उस माता के चेहरे पर खुशी देखना। पास ही खड़े होंगे पिताजी और इस बात की सूचना मिलेगी ना पिताजी को, तो मैं ये दावे के साथ बात कहता हूं कि आप अपने माता पिता की उम्र 5 साल बढ़ा सकते हो। 5 साल उम्र बढ़ा सकते हो। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है 0.06 नंबरों से रहने के बाद लोग आत्महत्या करते हैं। मैंने बहुत एग्जाम्पल देखा है, अभी कुछ महीने पहले की बात है, अपने यही हुआ था। अरे काम ऐसा करो लोग आपके लिए आत्महत्या करें। काम ऐसा करो लोग आपको जाने, है या नहीं है? देखो, दूसरी बात, बच्चों के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि गुरुजी कैसे पढ़े। हाँ भाई करेंगे, ये आपकी सारी बात है, इस बात का भी सोल्यूशन करेंगे। आज देखो 5 से 7 मिनट बात करेंगे। गुरुजी पढ़ाओ क्या? को नहीं पढ़ाओ, मास्टर में हूं। क्या है कि हमें परेशान करने वाले बहुत मिलेंगे लाइफ में, बहुत आएंगे, और सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला होगा वो होगा अपना दोस्त। बात जो कहूंगा सच कहूंगा, थाना कड़वी लगेगी, लेकिन मुन्ना इस चीज को आप समझो थोड़ा। देखो कैसे दोस्ती मैं वही मानता हूं जो 5 साल से ज्यादा हो। अगर आपका अपना कोई दोस्त है वो 5 साल से ज्यादा आपके पास रहा है तो वो दोस्ती पक्की है, उसको मत छोड़ो। अरे स्कूल में जो दोस्त थे वो कॉलेज में थे क्या? और कॉलेज में जो दोस्त है वो कंपटीशन लाइन के अपने कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहां वो दोस्त होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो दोस्ती कभी एक जगह नहीं टिकती। तो दोस्त क्या आते जाते रहते हैं। आप जॉब लगोगे कहीं और जाओगे, जहां आपकी पोस्टिंग होगी वहां आपके दोस्त अलग बनेंगे। तो दोस्तों का कुछ नहीं, मिलता रहेगा। आप 5 साल ज्यादा अगर कोई है तो बात है दोस्ती में मानो। दूसरी बात, आपको परेशान इस सफर में चलते हैं ना, जब परेशानी बहुत आती है, परेशानियां बहुत आएंगी। क्योंकि देखो कुछ लोग आपके सबसे ज्यादा, और दोस्ती के बाद जो सबसे ज्यादा परेशान करेंगे वो रिश्तेदार और पड़ोसी परेशान करेंगे। कैसे गुरुजी? देखो, मान लो आप किसी गांव में रह रहे हो और उस गांव में किसी एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, थोड़ा पड़ोसी खा के क्या होगा? उसका सिलेक्शन तो हो गया, तेरा नहीं हुआ। उसका तो हो गया, तेरा नहीं हुआ। ऐसे रिश्तेदार, उसका तो हो गया, तेरा नहीं हुआ। पहली बात, जवाब देना सीखो। जवाब किया गुरुजी, क्या हुआ? एक बार जंगल में एक हाथनी और एक बकरी थी, ये दोनों प्रेग्नेंट हो गए। तो कुछ समय बाद बकरी के क्या है, बच्चा हो गया। अब हाथनी के बच्चों को नहीं है, 2-3 महीना और लगना रहा। तब के जंगल में जितना भी जानवर आ वो सारे आते, आकर कहते बकरी के लिए हो गया, तेरे नहीं हुआ। बकरी की तो हो गया, तेरे नहीं हुआ। अब ये गांव वालों की बात है, उसका तो हो गया, आपके नहीं हुआ। कह देना हमारे हाथी होगा। बड़ा सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। जवाब देना सीखो। अब फिर आपकी जायज बात जो आती है वो आती है गुरुजी में हम कैसे पढ़ें। सारी बात है, आपके पास जो भी बुक है, अब अपने पास समय होता है उनको रट दो, टिका के रट दो सारे हैं। गुरुजी हमारा गुरुजी तो सिखाया है कि रटने से चीजें याद नहीं होती, समझने से याद होती हैं। तो मुन्ना, आपने पहली क्लास या दूसरी क्लास के अंदर 2 के पहाड़े को समझा था, रटा था। गुरुजी में तो रटे हो, तो आज 2 के पहाड़े को देखने की जरूरत है क्या? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे भी बोल सकते हैं। ABCD को रटा था या समझा था? गुरुजी के टावरा नहीं बात लो, चलो छोड़ दो, 6ठी क्लास में आ जाओ।
छठी क्लास में आपने रटी थी एप्लीकेशन। अगर मैं आपको आज भी कह दूं ना कि आप एप्लीकेशन लिखकर दिखाओ तो भी थे 2 to 14 लिख दोगा, मैंने विश्वास है लिख दोगा थे। टू द हेडमास्टर प्रिंसिपल आई विल टू से लिख दोगा कि भी। अब समझने वाली चीज पे आओ। 10वीं क्लास में अपनों ने मैथ समझी थी, समझी कौन समझी? अगर मैं आपको 10वीं क्लास का अगर एक सवाल भी दे दूं ना आज, हर गला में आ जाए। क्यों? क्योंकि उस समय अपने ने मैथ को समझा था, है या नहीं? तो देखो समझने वाली जगह, जैसे अपने आप कंपटीशन लाइन में रीजनिंग है, मैथ है, हाँ ये समझने वाली चीजें उसे समझो। अब आप रीजनिंग है, रीजनिंग को आप या अपनी मैथ कर रहे हो, मैथ को 1.5 या 2 महीने छोड़ दो, भूल जाओगे। जबकि जीके, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, अगर आपको आता है तो आता है, तुक्के नहीं मार सकते। हाँ रीजनिंग में अगर अपने 10 या 5 मिनट माथा हमारा तो उभर कर आंसर आ जाए, लेकिन जीके में आता है तो आता है, वरना नहीं आता। और एक बात बताऊं रियलिटी, आपको कुछ नहीं आता, सच बताऊं तो आपको कुछ नहीं आता। और आप भी हमेशा यही मानना कि सर मेरे को वाकई में कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर तेरे को आने ही लग गया तो पढ़ क्यों रहा है? पढ़ क्यों रहा है? आप कभी ऐसे मतलब मेरे को जो भी आता है मैं कभी नहीं कहता कि मेरे को ये आता है, क्योंकि जो चीज अपने पास होती है ना, उस चीज की पाने की अपनों में जो ख्वाहिश होती है वो नहीं रहती। अगर मैं सोचने लग जाऊं ना कि मेरे को जीके आता है तो मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों आओ तो यही फिर पढ़ना क्या नहीं। इस बात को लड़के समझेंगे, आया नहीं कि जो चीज हमारे पास होती है उसकी हमें कदर नहीं होती, और जो चीज हमारे पास नहीं होती उसकी हमें कदर बहुत ज्यादा होती है। कौन ठीक करो, साची बात है नहीं? हाँ समझ गए थे बात, कितने ले जाए मैं जानू तुम्हें, है कौन नहीं, हो है कौन नहीं? हाँ आज अब देखो फिर क्या है कि जो भी है अपने ने एक बात जरूर सुनी होगी कि वो सर डीप पढ़ाते हैं उससे जाकर पढ़ेंगे। अरे क्या डीप होता है? जो क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले होते हैं ना वो सारे टीचर ही करवाते हैं। देखो कोई अध्यापक अगर ये वीडियो देखा तो बुरा ना माने प्लीज। देखो क्या होता है, अब आपको कोई भी अध्यापक आपको पढ़ा रहा है वो एक बार तो आपको दिलासा देकर रख लेगा कि मैं आपको डीप करवा रहा हूं, और आप उसके साथ जुड़े रहोगे। आपका सिलेबस नहीं हुआ और एग्जाम सर पर आ गया, आपने एग्जाम दिया, फिर आओगे फिर गाली काटोगे। अब ये प्रभाव टीचर का कब खराब जाता है, ये पता कब जाता है? ये जाता है जैसे देखो मैंने रीट का बैच लगाया, उसमें स्पेशल जीके की क्लास रखी, तो रीट का आप सपोज करो रीट की मैंने जो जीके वो 10 महीनों में करवाई। अब इसके बाद आएगी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, अब फिर मैंने नया में डाला जीके भाई अजय सर फर्स्ट ग्रेड का बैच बिल्कुल इतनी फीस में, तो क्या वो बच्चे आएंगे? क्या कहेंगे कि रीट का सिलेबस तो उसने 10 महीने में करवाया, फर्स्ट ग्रेड के तो 5 साल लगा देगा। तो यहां बच्चों नेगेटिव प्रभाव जाता है। मैं क्लास के अंदर मेवाड़ का जो इतिहास है वो 15 या 20 दिनों के अंदर कराता हूं, क्योंकि मेवाड़ का थोड़ा लंबा इतिहास है। बाकी कोई भी टॉपिक है वो 6 या 7 दिन से ज्यादा नहीं होने देता। हाँ किसी कोचिंग के प्रेशर के दबाव में अगर ये मेवाड़ मैंने 5 या 6 दिन में समाप्त किया वो मैं कहता नहीं। अगर आप विश्वास नहीं करोगे बच्चों, मैं आपको दिल्ली सल्तनत में 8 महीने खराब कर सकता हूं, करवा सकता हूं। दिल्ली सल्तनत को 8 महीने में करवा सकता हूं, और इस मेवाड़ के इतिहास को मैं आपको 4 महीने करवा सकता हूं। यकीन नहीं मानोगे आप, 4 महीने खींच सकता हूं इसको। लेकिन क्या हम तो अब टीचर किस लिए बनाए, गुरु किस लिए बनवाए भगवान ने? हमें तो आपको माल देना है निकाल कर, मलाई देनी है निकाल कर, बाकी जो कचरा उसे छोड़ो, मेन बातें करवाओ। जहां देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तब आप एग्जाम में क्या खाक करके आओगे? ये कोई मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आज थोड़ी सी बात आ गई तो करके भी बात रही। मोटिवेशन वीडियो लेकर आऊंगा 250 सब्सक्राइबर होने के बाद, उससे पहले कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं। थोड़ा सा सहयोग करो। टेलीग्राम चैनल सभी को पता है जीके बाय अजय सर नाम से है, उसमें सभी जुड़ जाओ, क्योंकि मैं जो भी सूचना देता हूं उसी अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। देखो और मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं भारत का भूगोल। तो भारत का जो भूगोल है वो मैं आरसी तिवारी की बुक से थोड़ा सा वो करवाया है। तो इसमें क्या है, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं,
आप भारत का भूगोल करने के बाद कोई भी परीक्षा में बैठ जाना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो विश्वास ही होता है, और तो क्या है या नहीं है। तो आज अपने बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश की। देखो भारत को भौतिक प्रदेश बिल्कुल आसान हटाओ, बिल्कुल। देखो मेरी बात को सीरियस मत लेना, जो भी बात बोला आपके लिए बोला। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ 250 सब्सक्राइबर कर दो, अरे ये किसी का भला हो जाएगा, ये काम अगर मैं कहूंगा आप इसको करोगे तो क्या है, किसी का भला हो जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि गुरुजी का कुछ गिना चुना टॉपिक है, बे करवा बैटरी करवा दे, और क्या है कि बिना पर थोड़ा सो बस बे लगा कि हाँ बच्चा ने बढ़िया करा है, ये बात मैं कहता हूँ। आप मेरे से जो मैं पढ़ाता हूँ जीके आल पढ़ावा, राजस्थान लेके वर्ल्ड तक, कोई भी टॉपिक बोल दो मैं ऐसे करवाऊंगा। भारतीय संविधान करवाया वो भी ऐसे करवाया, हिंदी करवाई हिंदी भी करवा दें, भाभी भी यही करवाई। जीके जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो सभी जानते हैं कैसे करवाते हो। अब देखो आज भारत का भौतिक प्रदेश करेंगे। भारत की जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे भाई, भारत का भौतिक प्रदेश। बिल्कुल आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। भौतिक प्रदेश की सर जी सालों पहले माने थे परिभाषा बताओ। परिभाषा टावरा रखा हो, देखो थाने इतो टॉप को तरीको बताऊंगा। भौतिक प्रदेश में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करके आओगे। और एक बात बताऊं आपको, अब कभी कई बच्चे ने मेरे को कहा कि मैं समझाया था गुरुजी थे ये नहीं रहो, अरे मेरी फोटो में मत जाओ, जैसे रहता हूँ इसमें मत जाओ, क्योंकि रहने के शौक होते हैं। कभी आपको कभी भी मौका मिले तो कभी मेरे रूम में आना, कभी गेड़ा लगे तो आना रूम में, किताबें दिखाऊंगा। अरे जिस दिन इनसे मोहब्बत हो गई ना, ये जिंदगी भर साथ देने वाली चीजें हैं, इनको आप कभी नहीं भूलोगे और ये आपको नहीं भूलेगी। और बाकी मोहब्बत मैं कहता हूं, कभी आपने किसी से मोहब्बत की 1 साल से ज्यादा रही है क्या? अरे रही है, नहीं रही, नहीं रही ना, कौन रहे, कितने जोर लगा रहे हो, 2 साल 3 साल, बस हद है। कहीं न एक दिन ऐसा आएगा एंड होगा, लेकिन ये चीजें आपको जिंदगी भर साथ देगी। एक बार इसे मोहब्बत करके देखो आपको कहां ले जाएगी। समय बहुत कीमती है दोस्तों, बहुत ज्यादा कीमती है। समय के साथ बदल जाओ। समय 2 तरह से बदलता है, या आप समय के साथ बदल जाओ। अगर समय ने आपको बदला तो कहीं का नहीं छोड़ेगा, है या नहीं? तो ये चीज है। देखो चलो बड़ी बात कर ली, मोटिवेशन वीडियो लेके आएंगे तब करेंगे सारी बातें। भारत का भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश व्हाट इज द मीन भौतिक प्रदेश, बीच में थोड़ी इंग्लिश ही बोला ना। अब भौतिक प्रदेश को मतलब की है, देखो ये रहा प्यारा सा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, और यहाँ पर लो हिंदुस्तान, ठीक है। ये लो क्या बनाएगा, टीम लो, जोरदार शानदार जबरदस्त मजेदार, लो बन गयो भौतिक प्रदेश। यानी देखो पढ़ने की दृष्टि से सुविधा हो जाए, इसलिए भारत के अलग अलग पार्ट बांट दिए। अलग अलग पार्ट कैसे गुरुजी, देखो जैसे यहां पर पर्वत है, यहां पर्वत होने के कारण इसका एक अलग से नाम दे दिया। आप सभी जानते हो क्या नाम है, हिमालय। तो ये जो हिमालय है ये एक अलग से भौतिक प्रदेश हो गया है। 2 नंबर पे यहां जो यहां से नदी निकलती है सिंधु, यहां से गंगा और यहां से ब्रह्मपुत्र। जहां जिस भूमि पर जिस मैदान में नदियां बहेंगी वहां अपनी काप बचा देती है, और काप के कारण क्या होता है, बड़े बड़े मैदान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े मैदान। अब ये किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो इस भाग का नाम हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान कितना हो गया, नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान। आगे देखो नंबर 3 पे इसको यहां से बांट दो। सर ये क्या है, देखो कोई स्थान है, किसी स्थान के अगर चारों ओर जल हो तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप, सॉरी उसे कहते हैं द्वीप।
जिस स्थान के चारों ओर जल हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप। और जिस स्थान के तीन ओर जल हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो अपना जो भारत है वो प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है? प्रायद्वीपीय। कैसे सर? देखो यहां तो है अपने अरब सागर, उधर है बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है भाई? हिंद महासागर। तो जिसके तीन ओर जल हो उसे प्रायद्वीपीय प्रदेश। कितने हो गए? नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय। हाँ गुरुजी माने तो समझ आगे आगे चलो। देखो ये हो गया। अब इस बात को निकालो, ये समुद्र के साथ सीमाएं बनाते हैं, और जो समुद्र के साथ सीमा लगती है उसे, ये सीमा किसके साथ लग रही है? तट पर लग रही है। तो इसका नाम हो गया दोस्तों तटीय प्रदेश। क्या नाम हो गया? तटीय प्रदेश। नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत, और नंबर 4 तटीय प्रदेश। अब गुरुजी और भी सब भौतिक प्रदेश है, और भी बनाएंगे। देखो यहां एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और यहां एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर लक्षद्वीप है, उधर अंडमान निकोबार द्वीप है। अब इस यानी इसके चारों ओर इसे द्वीप कहेंगे, तो इसका एक अलग से भौतिक प्रदेश नाम दे दिया। क्या भाई? द्वीप समूह है। क्या नाम दे दिया? द्वीप समूह है। 3 प्रायद्वीपीय, 4 तटीय प्रदेश, और नंबर 5 द्वीपीय प्रदेश। अब देखो प्राणी बुक के हिसाब से देखें तो भौतिक प्रदेश भारत में को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? तो कितने? 5। अगर नई एनसीईआरटी में देखें तो वहां लिखा मिलेगा 6, हो सकता है 6। कैसे? देखो अपना जो राजस्थान है, राजस्थान में क्या है? मरुस्थल ही मरुस्थल है, यानी इसको भी एक अलग से भौतिक प्रदेश में बांट सकते हैं, है या नहीं है? इसको भी अपने एक भौतिक प्रदेश का भाग कह सकते हैं। तो कितना है भौतिक प्रदेश? 6। अब एक एक करके सारा पढ़ जाऊंगा, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा देखना इस चीज को, बिल्कुल आसान है। देखो कराली में गुरुजी कराली समझ में आ गए तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर रा विशाल मैदान। प्राणियों के टींगरो, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान। समझ में आ गया? भारत का कितना भौतिक प्रदेश है? 6। हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय प्रदेश, द्वीप समूह, मरुस्थल। नंबर 1 की बात करें, आज आप पढ़ाऊंगा उत्तर का विशाल मैदान। अब ध्यान से सुनना, पहले सुन इसको ना, अपने अपने मैप बना लेते हैं। मैप में क्या होता है, कोई भी चीज करते हैं ना तो जल्दी समझ आती है। उत्तर का जो विशाल मैदान है ये मुख्यतः 3 नदियों से मिलकर बना है। कितनी नदियों? 3। वो 3 नदियां कौन कौन सी है? नंबर 1 सिंधु, नंबर 2 गंगा, और नंबर 3 पर है ब्रह्मपुत्र। एकमात्र जो नदी है जिसमें पुल्लिंग का मतलब ये लड़का है, बाकी सारी छोरी है नदियां जितनी भी, सारा का नाम लिख दिया, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है, देखो पुत्र लग रहा है नाम का है, तो ये क्या है? एक पुरुष नदी है, बाकी जितनी भी है वो लेडीज है, महिलाएं हैं। अब देखो अपने पढ़ रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान, मुख्यतः 3, और यह इन सभी भौतिक प्रदेशों में यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है दोस्तों? कृषि होती है। और इस सभी में यानी जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनमें से सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है वो अपने यहीं करती है। कहां? उत्तर के विशाल मैदान में। और इसकी देखो ये है अपने उत्तर का विशाल मैदान, इसकी यहां से लेकर यहां तक अगर चौड़ाई देखें तो 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक है। 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक। अगर यहां से यानी पश्चिम से पूर्व देखें
तो इसकी लंबाई जो है वो कुल है 3200 किलोमीटर। अब कुछ किताबों में दे रखा है 2400 किलोमीटर। मुना वो दे रखा है उन्होंने गंगा और रावी नदी के मध्य, उन्होंने जबकि ये पूरा नहीं दिया, पूरी पूछे तो कितनी है 3200 किलोमीटर। अब आप कहोगे सर इसमें कुछ भाग ऊपर उठा हुआ भी है क्या, यानी कोई मैदान होता है तो उसका जो भाग होता है वो ऊपर उठा हुआ भी होता है, इसमें है क्या? हाँ है। देखो यहां एक स्थान पड़ता है अंबाला, अंबाला, अंबाला से लेकर सहारनपुर, अंबाला से लेकर सहारनपुर का 291 मीटर भाग जो वो ऊंचा उठा हुआ है। सर ये क्या कार्य करता है? ये जल विभाजन का कार्य करता है। ये क्वेश्चन आरएस में पूछा था, एक बार ध्यान से सुना। अंबाला से लेकर सहारनपुर 291 मीटर भाग ऊंचा उठा हुआ है, ये जल विभाजन का कार्य करता है। यानी इधर से, यानी यहां से जो नदियां आएंगी ये इधर जाएंगी और इधर से जो नदियां आएंगी वो इधर जाएंगी, तो जल विभाजन का कार्य करता है। अंबाला से लेकर सहारनपुर कितना ऊंचा उठा हुआ है? 291 मीटर। समझ में आएगी? देखो तीन नदियां मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सर्वाधिक कृषि और ज्यादा कृषि होगी तो काम मिलेगा लोगों को, जनसंख्या यही होगी। और 150 से ये देखो लंबाई वगैरह हो तो याद कर लेना, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो अब होगा एग्जाम वाले क्वेश्चन। अब मेन चीज क्या है? ये तो थोड़ी सी नॉर्मल बातें थी, कोई लोड मत लेना दिमाग पे, याद हुआ तो कर लियो, बाकी कोई इतनी भी नहीं। अब याद करने वाली मेन चीजें हैं। देखो आपको कुछ चीजें याद करनी है, जैसे नंबर 1 पर है भाबर, नंबर 2 तराई, नंबर 3 भूड़, सॉरी यहां आप लिख लो बांगर, सॉरी खादर। नंबर 4 लिख लो बांगर, नंबर 5 लिख लो रे है या कलर, और नंबर 6 पे लिख लो भूड़, और नंबर 7 में लिख लो डेल्टा। क्या लिख लो? डेल्टा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है अपना डेल्टा। अब देखो भाबर क्या होता है, ये देखो मैप में बताऊंगा, एक बार लगेगा कि बिल्कुल आसान लगेगा आपको। देखो इस चीज को समझो, ये है अपना मैप। उत्तरी भारत की आवश्यकता है, ज्यादा चाहिए नहीं। देखो ये क्या है अपना, चलो इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेता हूं। देखो यहां था उत्तर का विशाल मैदान। अब मान लो नदियां कहां से आएंगी? हिमालय से आएंगी, यानी आपको पता है पहाड़ों से नदी निकलती है, नदी आएगी। अब नदी आएगी अपने साथ कुछ तो लेकर आएगी। अब हिमालय से जैसे कोई नदी आ रही है तो अपने साथ वो कुछ पत्थर लाती है, कंक्रीट, बजरी, पत्थर जो भी लाती है, उसका आगे चलते चलते एक ऐसा स्थान आएगा जहां पर उन कंक्रीट, बजरी जो पत्थर होते हैं उनका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जमाव हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जमाव हो गया, तब क्या है, जमाव होने के बाद ये नदियां जो है ये नीचे से चलने लग जाएंगी। आपने देखा होगा कहीं फिल्मों में, मूवी में सीन देखा होगा कि नदियां दिखाई नहीं देंगी, अदृश्य हो जाती है, नीचे से चलने लगती है नदियां। यानी जो ऊपर जैसे कोई बजरी वगैरह पड़ी है, कंक्रीट पत्थर पड़े, पर्वत पड़े, उसके नीचे से नदियां चलेगी। जहां नीचे से नदियां चलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? भाबर। भाबर यानी हिमालय के जस्ट दक्षिण में है भाबर, यहाँ पर नदियां अदृश्य हो जाती हैं। यह जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह जो स्थान है यह सिंधु व तीस्ता नदियों के मध्य बनता है। भाबर किन नदियों के मध्य बनता है? सिंधु व तीस्ता। तो सर नदियां दिखेगी कहां? दिखेंगी
दोस्तों आगे चलेंगी जब नदियां, आगे एक ऐसा स्थान आएगा जब नदियां बाहर निकल जाएंगी और बाहर निकलकर तैरने लग जाएंगी। तैरने से हो गया तराई। तैरने से क्या हो गया? तराई। यानी जहां पुनः नदियां दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? तराई। भाबर वाला जो एरिया ये किसी काम का नहीं है, ना ही कोई कृषि कर सकते हैं। यहाँ हो सकता है कोई बड़ी नदियों को दिख जाए, वरना छोटी नदी यहाँ लुप्त हो जाती है। तराई। अब ये तराई वाला जहां नदियां पुनः दिखाई देने लगती हैं वो तराई। तराई में आपको घने जंगल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक नमी भी रहती है। और इस तराई को एक नाम से और जाना जाता है। सर क्या नाम? मच्छर पेटी। ये वही मच्छर है जो एक मच्छर आदमी ने क्या बना दिया है। हाँ, तो मच्छर पेटी किसी का नाम है, तराई का ही एक उपनाम है। अब क्वेश्चन क्या था वो देखो। क्वेश्चन ये पूछा था कि बाबर के जस्ट दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तराई। तराई नदियां तैरने यानी पुनः दिखाई देने लगती है, और यहाँ पर लोगों ने अब कृषि योग्य क्षेत्र बना लिया है। अब बात करा खादर और बांगर की। बिल्कुल आसान, देखो खादर बांगर की है, समझ में आ गया कि बाबर और तराई। बाबर नदियां लुप्त है, तराई नदियां पुनः दिखाई देने लगती हैं। अब देखो गुरु जी माने या बताओ थे कि खादर बांगर की है। देखो मान लो कोई नदी चल रही है, अब नदी आ रही है, नदी अपने साथ कुछ तो लाएगी, वही बात। तो नदी मिट्टी लेकर आई, और ये जो नदियों के साथ मिट्टी आती है दोस्तों, ये जो मिट्टी होती है ये होती है उपजाऊ मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? उपजाऊ मिट्टी। इस उपजाऊ मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? खादर। और मान लो यहां पर कुछ समय वर्षा नहीं हुई, तब क्या है? यहां मिट्टी का जमाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिट्टी का जमाव हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि अचानक से यहां पर वर्षा हुई, और वर्षा होगी, वो नदी है वो तेज बहाव में आएगी। अब इसको यहाँ पर रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का जमाव हो गया है। तब ये क्या करेगी? नदी अपना मार्ग चेंज कर लेगी। और इस मिट्टी को पानी नहीं मिला। अब तो आपको पता है कि मिट्टी को पानी मिले तब तक ही मिट्टी है, वरना मिट्टी नहीं रहती। इस मिट्टी को पानी नहीं मिला तो ये क्या होगी? अनउपजाऊ होगी। और इस अनउपजाऊ मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? बांगर। नाम ही उठा लग रहा है। खादर बांगर, कारण याद रखना, खादर बांगर। बाबर तराई खादर बांगर। खादर परिभाषा देखा तो नवीन जलोढ़ मैदान को खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ मैदान को बांगर कहते हैं। समझ में आ गई कि जलोढ़ जो मिट्टी है वो विश्व की सबसे, संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान होता है 7, वो अपनी जलोढ़ मिट्टी का है यानी अपने उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। देखो समझ में आ गया। खादर बांगर। खादर उपजाऊ मिट्टी, बांगर अनउपजाऊ मिट्टी। हाँ गुरु जी माने, 4 पॉइंट बिल्कुल समझ आ गए। देखो पूछो फिर बाबर जहां नदियां अदृश्य हो जाती है, तराई जहां नदियां पुनः दिखाई देने यानी तैरने लग गई, पुनः दिखाई देने लग जाती हैं। खादर नवीन जलोढ़ मैदान को यानी उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुराने जलोढ़ मैदान यानी अनउपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। अब रेह या बूढ़। देखो अपने खेत में सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद भूमि पे एक नमकीन परत जमा हो जाती है दोस्तों। उस नमकीन परत को ही क्या कहा जाता है? उस नमकीन परत को ही कहा जाता है रेह या कलर। यानी भूमि पर अधिक सिंचाई करने में एक नमकीन परत जमा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? रेह या कलर। ये नोट्स आपको मैं सारे दे दूंगा कि रेह कलर का विस्तार कहाँ है, कहाँ तक जाती है, किन नदियों, ये सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब थोड़ा सा इसको, ये देखने वाली चीजें इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। समझ में आ गई? रेह क्या है? अधिक सिंचाई करने के बाद एक नमकीन परत जमा होती है भूमि पर, उसे क्या कहते हैं? रेह। अब देखो बूढ़। बूढ़ की है, ये भी इसी तरह होती है। अपने भूमि पर सिंचाई करते हैं ना, तो देखा होगा आपने कि भूमि के ऊपर सिंचाई करने के बाद बालू का छोटा छोटा ढेर लग जाए। अब खेत वाले बच्चों को नॉलेज होगा, छोटा छोटा ढेर लग जाए ना, कंकरेसर का, बालू का थोड़ा छोटा छोटा ढेर लग जाए, उससे ही कहा जाता है दोस्तों बूढ़। क्या कहते हैं? बूढ़। अब अंत में बच गया मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका नाम है डेल्टा। अब थे क्वेश्चन बताओ
इतिहास का जनक कौन था? गुरुजी विश्व के इतिहास का जनक तो हेरोडोटस था। हेरोडोटस। तो इसी हेरोडोटस ने नाम दिया था डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? ये नदियों के मोहनों पर बनता है। जैसे कोई नदी बह रही है, नदी का अंत में जैसे ये नदी है, अब नदी बह रही है तो आगे जाकर भाव नदियों का कम हो जाता है, और कम होने के कारण अचानक से ये अनेक भागों में बढ़ जाती है जहां अपना पानी डालती होती है, और अनेक भागों में जो बढ़ जाती है इसी भाग को क्या कहते हैं? इसी भाग को कहा जाता है दोस्तों डेल्टा। यही भाग है डेल्टा। आकृति पूछ ले, डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। डेल्टा नाम किसने दिया? हेरोडोटस। इसने नील नदी का डेल्टा देखा था, वो कहे कि हैरान हो गए देख के नील नदी को। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। यह किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? यह सुंदरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यहां सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुंदरवन डेल्टा दो नदियों के मध्य बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश के अंदर बनता है। पढ़ाएंगे इसके बाद नदियों का टॉपिक लेंगे। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अब एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा था, पीसीएस के एग्जाम में आया था शायद ये क्वेश्चन, हो सकता है शायद आया हो, बाकी आया हुआ है कि अपना जो भारत है ये इस तरह से है, यहां अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अब उसने पूछा था कि किस ओर गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस ओर गिरने वाली नदियां, यानी अरब सागर की ओर गिरने वाली या बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली, कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? तो दोस्तों याद रखना, बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां क्या बनाती हैं? हमेशा डेल्टा। जबकि अरब सागर की ओर गिरने वाली जो नदियां वो बनवाती है एस्चुअरी। वो क्या बनाती है? एस्चुअरी। एस्चुअरी। एस्चुअरी क्यों है? आथाना नदियां का टॉपिक में मैं लंगू पढ़ा दूंगा। तो बताओ क्या समझ को नहीं आता? बिल्कुल आसान हो, बहुत ही आगे देखियो, आगे बिल्कुल ही आसान है। ये थोड़ा सा फिर भी था, लेकिन आगे जितने भी आएंगे बिल्कुल सारे आसान है। तो देखो मेरे साथ रिपीट कर दो। नंबर 1 भाबर, नंबर 2 त्राई, नंबर 3 खादर, नंबर 4 बांगर, नंबर 5 रेह या कलर, और नंबर 6 भूड़, नंबर 7 डेल्टा। भाबर नदियां लुप्त है, भाबर नदियां लुप्त हो जाती है, त्राई में पुनः दिख जाती हैं, खादर उपजाऊ मिट्टी, बांगर अनुपजाऊ, रेह कलर अधिक सिंचाई करने पे भूमि पर नमकीन परत जमा होती है, भूड़ सिंचाई करने के बाद बाड़ू का ढेर लग जाए, डेल्टा समझ में आ गया गुरुजी माने यूं बढ़िया माने किन्ने को मिले कौन मिले देख लियो। और चाहे ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो के मेरे को आज या कल के अंदर 100 व्यूज चाहिए। अगर वो दे दो थे, देखो मेरी बात माना करो, मेरी बात सच्ची बहुत है। अगर मैं जो बात कह देता हूँ ना कि इंसान के साथ ये होगा वो वैसे ही होता है। जो बच्चा मेरे से पढ़ा उससे पूछ लेना। अगर मैं कह दूं कि वो छोड़ो नौकरी लगो, 100% नौकरी लगेगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको, है नहीं है। तो सहयोग बनाए रखें ऐसे ही, और चैनल में शेयर वगैरह करते हुए थोड़ा सा क्या है कि बच्चे जुड़ जाए अपने साथ, परिवार थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद। बात को दिल पे मत लेना, कोई भी जो आज बात की